बिहार सूबे के प्रभारी जनाब शहनवाज आलम साहब को इस बात के लिए बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि जब से मैं इनसे जुड़ा और लगातार ये पार्टी के साथ साथ संविधान की लड़ाई और इसकी बेदारी, इसके लिए गांव-गांव तक हमारे गांव भी पहुंचे थे, इसलिए मैं गवाह हूँ कि इस बेदारी की जो लड़ाई है, जो बुनियादी लड़ाई है, और सारी लड़ाई इसी संविधान से तय होना है। हिंदुस्तान का हर एक आदमी, हर एक तबका किसी जात धर्म से ताल्लुक रखता हो, उसकी बुनियादी जरूरत और पहली जानकारी उसकी संविधान की होनी चाहिए। तालीम के साथ साथ मैं तो कहूँगा, आप सब बड़े लोग बैठे हैं, जिम्मेदार लोग बैठे हैं, अपने आने वाले नौजवानों को भी खुद भी उसका मुताला कीजिए, को पहचानिए, समझिए, अपने अधिकार को समझिए। संविधान हर एक नागरिक को अधिकार देता है, इसीलिए हम भारत के लोग इतने मजबूती से, इतनी दमदारी से अपनी बात को रखने के लिए दिल्ली हेडक्वार्टर में और आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठे हैं, तो संविधान की ताकत की वजह से बैठे हैं, वो अधिकार की वजह से बैठे हैं जिसकी ललकार और जिसका आह्वान शहनवाज साहब ने पूरे भारत में लगभग इसकी एक बेदारी की मुहिम चलाई है। मैं अपील करता हूँ इस मंच के माध्यम से, इस प्रोग्राम के माध्यम से, कि हम सब की जिम्मेदारी, हम जिस दायरे में भी रहते हो, जिस दायरे में भी हमारी पकड़ है, हम संविधान के प्रति जागरूकता पैदा करें, संविधान की जानकारी दें और लोगों तक इसको पहुंचाएं, ताकि हर इंसान संविधान के दायरे में अपनी जानकारी हासिल करे और तब वो मजबूती से लड़ाई को लड़ेगा। और कोई सियासी पार्टियों ने भी खास तौर से मुसलमानों के साथ बहुत इंसाफ नहीं किया। सेकुलरिज्म के नाम पर सिर्फ ठगे गए हैं मुसलमान। मैं बहुत कड़वा हो जाएगा शायद, लेकिन सच भी यही है कि हम सेकुलर पार्टियों को जानने वालों को भी जानते हैं, वो पहचाना भी है बरसों से। आज़ादी के बाद किसी सियासी पार्टियों ने सेकुलरिज्म के नाम पर संविधान में दिए हुए अधिकारों को मुसलमानों के साथ अच्छा इंसाफ नहीं हुआ। चाहे किसी पार्टी को मैं नहीं नाम लेता हूं, लेकिन जो किसी भी पार्टी में ताल्लुक रखता हो अपने आप को आजमा ले, लेकिन हमको इसकी भी बेदारी होनी चाहिए कि हम जिस पार्टी से भी ताल्लुक रखते हो, सियासी पार्टियों से, मुसलमानों को वो भी बेदार होना पड़ेगा कि हम संविधान के तहत अपनी पार्टियों में अपने अधिकार का मुतालबा भी करें। खामोश रहना भी आपके लिए वही परेशानी होगी जो आज परेशानी इन सरकारों से हो रही है। ये खुलकर आपकी मुखालफत करते हैं और आपके खिलाफ करना चाहते हो, कर रहे हैं, और वो खामोशी से करते हैं, पद से कुछ नहीं है, जहां तक मेरा तजुर्बा है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म और सोशलिज्म, ये इनहेरेंट है। अगर आप संविधान पढ़ेंगे तो आपको आर्टिकल 36 से 51 तक सिर्फ समाजवाद नजर आएगा। इसमें संसाधनों का बंटवारा, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, न्यूट्रिशन, जेंडर, श्रमिकों का संरक्षण, एक एक शब्द इससे समाजवादियत टपकती है। तो अगर प्रस्तावना पर हमले की बात हो रही है तो इंटेंशन समझिए, ये डायरेक्टली नहीं कहना चाह रहे हैं, इनडायरेक्टली कहना चाह रहे हैं। क्योंकि अभी 2024 के पहले, जब चुनाव 2024 का हुआ, उससे पहले इनके कई जिम्मेदार नेताओं ने कहा कि हमें 400 सीट दीजिए, और ये 400 सीट लाने के बाद हम क्या करने वाले हैं, संविधान बदलने वाले हैं। और इनकी इस ख्वाहिश को गांव-गांव तक, पूरे उत्तर भारत में, पूरे देश में विपक्ष ने प्रचार करके जनता तक पहुंचाया, और जनता ने इनको बैसाखी पे लाके खड़ा कर दिया, इनकी इस ख्वाहिश को तोड़ दिया। तो हम भारत के लोग थोड़े बहुत इधर उधर भटक सकते हैं, धर्म के नाम पर इनको 2 बार बहुमत दे दी, लेकिन तीसरी बार ये अपनी तमाम जुगलबंदियों के बावजूद 272 के आंकड़े को नहीं पहुंच सके, और इनके नापाक इरादे नाकाम हो गए। अब करना क्या है? ये जो विमर्श आरएसएस ने दिया है बीजेपी को, और उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं धनखड़ साहब, उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता,
उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं न्यूज चैनल्स, इनको काउंटर आपको करना है। इस मीटिंग का मकसद ये नहीं होना चाहिए, इस सेमिनार का मकसद ये होना चाहिए कि यहाँ पे एक प्रोग्राम हो गया और इस पे न्यूज क्लिपिंग्स बन जाए और फेसबुक पे लाइक्स आ जाए, लोग जान जाए कि हमने ये प्रोग्राम किया है। इस प्रोग्राम का मकसद एक ट्रेनिंग के तौर पे होना चाहिए। हम यहाँ से जब निकले तो हम अपने जिलों में, अपने कस्बों में, अभी खासतौर से जैसे बिहार में चुनाव है, तो बिहार के जो भी साथी यहाँ मौजूद हैं, शाहनवाज साहब बिहार में कार्यरत हैं, आप AICC प्रभारी हैं, वहाँ पे सह प्रभारी हैं, आप इनको बुलाइए, वहां पर प्रोग्राम कराइए और इनकी जड़ें खोद दीजिए, जैसे आपने 24 में किया। चुनाव दर चुनाव इनके हौसलों को आपको पस्त करना है, क्योंकि ये चैलेंजेस कांस्टेंट हैं, ये चैलेंजेस हमेशा रहेंगे। हमेशा ऐसे लोग हमारे समाज में रहेंगे जो संविधान को कमजोर करना चाहेंगे, संविधान को खत्म करना चाहेंगे। समाजवाद का लफ्ज और समाजवाद से जुड़ी हुई जो आर्टिकल्स हैं, उसको खत्म करने के बाद नुकसान किसका होगा? दलित का होगा, OBC का होगा। और धार्मिक आजादी, धर्मनिरपेक्षता अगर छीनी जाएगी तब नुकसान किसका होगा? इसमें 20% जनता का नुकसान होगा। तो ओवरऑल एक क्लास तो है जो हर जगह सेट हो जाता है, किसी की भी सत्ता आए, पावर पॉलिटिक्स के साथ वो सेट हो जाता है, लेकिन समाज के जो निचले तबके के लोग हैं, हम भारत के लोग, जिनसे भारत बनता है, ये दो शब्द हटाकर ये उन पर हमला करना है। तो इस विमर्श को जिंदा करना है बहुत शिद्दत के साथ, दिल्ली से लेके आपके गांव तक। ये बात सिर्फ दिल्ली में ना खत्म हो जाए, ये बात सिर्फ लखनऊ में ना खत्म हो जाए, ये बात सिर्फ पटना में ना खत्म हो जाए, आपके गांव तक, आपके तालुके तक पहुंचे, तब इस सेमिनार का जो मकसद है वो कामयाब होगा। तो हम सब अहद करें और वचन करें कि हम इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे, हम भारत के लोग। और शायर ने कहा है कि वतन की रेत हमें एड़ियां रगड़ने दे, वतन की रेत हमें एड़ियां रगड़ने दे, हमें यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया। और जब हम संविधान के बारे में बात करते हैं, हमारे सामने नजर क्या आता है? एक लाल किताब जो उठा के चलते हैं, बहुत कम लोग उसे खोलते हैं, बहुत कम लोगों को यह पता होता है कि ये संविधान बना कैसे और क्यों बना। हम चाहे 5000 साल की सिविलाइजेशन हो या ना हो, पर जब 1947 में जब हम एक नए राष्ट्र के रूप में उभर आए, तब एक पार्टीशन देश की विरासत लेके आए थे। हम में से वो लोग थे जिन्होंने कहा कि हम साथ नहीं रह सकते हैं, पर हम में से बहुत सारे लोग थे जिन्होंने कहा कि हम पहले से साथ रह चुके हैं और साथ यही रहेंगे। और ये जो साथ रह के मिलके जो चलने का जो रास्ता है, वो कैसे बनाए? वो बनाए हमने हिंदुस्तान के दस्तूर से, हिंदुस्तान के आईन से, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन से। और हम लोगों को यह भी ध्यान रखना होगा कि वो समय था क्या, 1947 से पहले क्या हुआ था। वो पिछले दशक को देखिएगा। उस दशक में, पिछले दशक में दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जूइश हॉलोकॉस्ट हुआ था, पार्टीशन की वायलेंस हुई थी, एटम बॉम्ब फूटा था। तो बहुत ही एक हिंसापूर्ण दशक था। और तब हम भारत के लोग जो तब थे, हमारे दादा परदादा, उन्होंने तय किया कि हम आगे जो रास्ता जाएंगे, ये सब गलतियां नहीं कर बैठेंगे। और उसी मंशा से
हमारा जो ये दस्तूर जो आइन बना, उसमें बहुत सारे कुछ लिखा गया था कि हम कैसे किस रास्ते पे चलेंगे। हर एक को हक होगा, हर एक को समानता का हक होगा, हर एक भारतीय नागरिक होगा, और ना किसी से ना इंसाफी नहीं होगी। We the people of India, having promised to constitute India into a sovereign democratic republic, वैसे लिखा था। दो शब्द कभी थे नहीं, पर अगर आप पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो उसमें सोशलिज्म भी था, सेक्युलरिज्म भी था। सेक्युलरिज्म होता क्या है? सेक्युलरिज्म सिर्फ यही कहता है कि लोगों की मजहब होते हैं, दीन होता है, ईमान होता है, धर्म होता है, पर जो राज्य होता है, जो राष्ट्र होता है, उसे कोई दीन या कोई मजहब से कोई लेना देना तो रहता है, पर सबको एक समान ट्रीट करे। कोई एक ऑफिशियल दीन नहीं है, कोई एक ऑफिशियल धर्म नहीं है, और हम ये भी नहीं मानते हैं कि एक धर्म वाला कोई ऊंचे दर्जे का है और दूसरा नीचे दर्जे का है। ये क्यों? ये वैसे जो चॉइस उस वक्त लिया गया था, किसने लिया था? भारत के मुसलमानों ने लिया था? भारत के कम्युनिस्टों ने लिया था? नहीं। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उस समय बनी थी, 80% ऑर्थोडॉक्स हिंदू मेजॉरिटी की थी, और ये एक कॉन्शियस चॉइस था कि हम हिंदू पाकिस्तान नहीं बनाएंगे, हम कोई धर्म पे टिका हुआ कोई समाज नहीं बनाएंगे, कोई देश नहीं बनाएंगे। तो चाहे उन्होंने उस वक्त ना लिखा हो सेक्युलरिज्म या सोशलिज्म, पर पूरा रोड मैप, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में पूरे के पूरे प्रावधान बने थे। अब 1976 में तभी इमरजेंसी चल रही थी। उस वक्त की सरकार को लगा था कि नहीं, ये दो शब्द जो छूट गए हैं उसे प्रियम्बल में वापस डाल देना या उसमें स्पेसिफाई करना, वो बहुत नेसेसरी है। और तभी वो अमेंडमेंट से डाला गया था। आज कुछ लोग कहते हैं कि इमरजेंसी के वक्त डाला गया था, लोगों की उस पे कोई सपोर्ट नहीं थी, पर वो भूल जाते हैं कि इमरजेंसी सरकार के बाद जनता सरकार आई। जनता सरकार में आज के बीजेपी के महामंत्री जो आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी जी, वाजपेयी जी, वो भी उसी सरकार के मंत्री थे। और जब 44वां अमेंडमेंट उन्होंने पास किया कि जो सब 42वें अमेंडमेंट में सब गलत है, वो सब जो उसकी मरम्मत की, तब भी उस सरकार ने भी यही कहा कि ये जो दो शब्द है वो रहना। और उसके बाद 50 साल होते हुए आए हैं। 75 साल हमने इस देश को चलाया है एज सेक्युलर और सोशलिस्ट रिपब्लिक के तहत। अब क्या लगी है कि नहीं, ये जो दो शब्द है वो उड़ा देंगे। ये दो शब्द उड़ने से देश बदलेगा नहीं, संविधान बदलेगा नहीं, पर जो उड़ा रहे हैं उनकी मंशा को दर्शाती है कि नहीं, हमें सेक्युलरिज्म से परहेज है, हम सेक्युलर हैं नहीं।
ऐसे लोगों को सिर्फ मैं यही कहना चाहता हूं कि जो हमारे पूर्वज जो एक कॉन्शियस चॉइस बना के चले हैं, बना के आए थे, और जिस चॉइस के तहत हम 75 साल साथ चले हैं, अब क्या आफत आई है कि आप उसे निकालना चाहते हैं। अगर आप तो उदाहरण के तौर से मैं कहूं, ये जो हमारा जो प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वही काम करता है जो कुरान मजीद में सूरह फातिहा करता है। तो हमारे जो आइन के सूरह फातिहा से अगर हम कुछ दो शब्द निकाले तो क्या वो वही रहेगा, या क्या वो धर्म वही रहेगा? नहीं, जो दिल में बसता है वो रहता है। आप चाहे दो शब्द कहे या ना कहे, पर असली कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? असली कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे मैंने कहा था, जब बना था 80% ऑर्थोडॉक्स हिंदू मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उन्होंने जो पारित किया था, वैसे ही बनता है हम भारत के लोगों से। अगर हम ये तय करते हैं कि हम ये देश को ऐसे ही इसी रास्ते से ही चलेगा, तो चाहे जो भी आकाएं आए, जो भी सरकार में आए, जो शब्द डाल दें, जो शब्द निकाल दें, जब तक हर नागरिक का भाई बहन जो रिश्ता है, उसे जब तक हम निभाते हैं, तब तक ये कॉन्स्टिट्यूशन बुलंद रहेगा। ये एक मुआद्दा है नागरिक और नागरिक के बीच में। इस देश को चलाने का अब तक ये सबसे बेहतरीन तरीका है, और इसको संभालने का जो जिम्मा है हम पर है, और आने वाली पीढ़ियों को हम उसे बुलंद करके ही आगे बढ़ाएंगे। शुक्रिया। जय हिंद। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पर लेकिन शाहनवाज भाई ने बोला है तो जय भीम, जय भारत। मैं मानवी सिंह, हापुड़, उत्तर प्रदेश से एक दलित बिजनेस वूमन और सोशल वर्कर। आप सभी सम्मानित मंच पर विराजमान लोकतंत्र की रक्षा के सच्चे सिपाही, संविधान की आत्मा को जीवित रखने वाले चिंतक हम सभी, और आप सभी को मेरा जय भीम, जय नमस्कार। आज मैं यहाँ सिर्फ एक वक्ता के रूप में नहीं, बल्कि एक दलित महिला, एक जनप्रतिनिधि और भारत के संविधान की बेटी के रूप में खड़ी हूँ। जब हम संविधान की प्रस्तावना में सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म की बात करते हैं, जैसे ये शब्द जुड़े गए, तब ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक क्रांतिकारी सोच थी जो हर दबे कुचले, वंचित, शोषित और अपेक्षित वर्ग को सम्मान, अधिकार, सम्मान देने का वादा करती थी। आज जो ताकतें सेक्युलर और सोशलिज्म शब्दों को हटाने की कोशिश कर रही हैं, असल में डॉक्टर अंबेडकर के सपने को मिटाने की साजिश कर रही हैं। अगर मैं बात करूं, संविधान इज इक्वल्स टू द लोकतंत्र, जिसे हमें बचाना है। आज मैं आपको अपना एक किस्सा सुनाना चाहूंगी। बीइंग अ दलित वुमेन, जो मैंने अपने बिजनेस में और अपने पढ़ाई के दौरान महसूस किया और जाना। जब मैं बताऊं आपको कि मेरा एक छोटा सा कपड़े का बिजनेस है, जो मैंने बड़ी मुश्किलों के साथ सफर तय किया। मैंने निफ्ट से पढ़ाई करी, दिल्ली निफ्ट से फैशन डिजाइनिंग की। मैं आपको अपना पहला दिन वहां का साझा करती हूँ। बीइंग अ दलित वुमेन, मेरा कोटे में सिलेक्शन हुआ। वहां पे मैं नंबर 1 पर पोजीशन पे वहां आई, लेकिन इतने बड़े संस्था की बात मैं करूं तो वहां भी ये जाति
ये बात है 2007 की, जो मैं आपसे साझा कर रही हूँ। वहां पर क्या हुआ करता था कि जो एससी कैटेगरी के लोग हुआ करते थे उनको एक तरफ रख दिया। आज के चीफ गेस्ट जनाब संजय हेगड़े सर, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, शहनवाज आलम जी और तमाम दूसरे हमारे मेहमान और यहाँ उपस्थित आप सभी लोगों का मैं दिल से इस्तकबाल करता हूँ और शुक्रिया कि इस कार्यक्रम में इस गंभीर विषय पर आप सभी आए हैं। आवाज़ तेज़ होगी अभी। आप सभी आए, इसके बहुत शुक्रिया आप सभी का। हम भारत के लोग जो है इस मंच के द्वारा हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। इसलिए शुक्रिया अदा कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली में और आम तौर पे आसपास ये कहा जाता है कि गंभीर मुद्दों पे विमर्श का समय खत्म हो गया, ये कहा जाता है। लेकिन आप सभी की यहाँ मौजूदगी ये दर्शा रही है कि आज भी गंभीर विषयों पे विमर्श का स्पेस बना हुआ है, या आपकी मौजूदगी ये दर्शा रही है। तो सबसे खुशी की बात है कि ऐसा नहीं है कि लोग सो गए हैं। कोई भी गंभीर विषय संविधान से संबंधित हो तो लोग जो है दिल्ली और आसपास से लोग अपना कीमती समय जो है लेकर के आते हैं यहाँ पे और बैठ के सुनते हैं, श्रोताओं को सुन रहे हैं, कानून के जानकार शिक्षाविदों को सुनने के लिए अगर आ रहे हैं तो ये बहुत ही पॉजिटिव और सकारात्मक पहलू है। और ये इस बात की का गवाह है कि देश की जनता सोई नहीं है और जब भी संविधान की मूल भावना पर कोई आंच आएगी तो उसके लिए हम सभी हमेशा खड़े हैं, उपस्थित हैं। हम बस अपनी बात कहेंगे। मैं मीडिया से हूँ तो चंद बातें जो है मीडिया पर्सन जो ऑब्जर्व करता है मैं उसको कहूँगा, फिर अपनी जगह लूँगा क्योंकि हमारे मेहमान आ चुके हैं। मैं एज ए मीडिया पर्सन जब देखता हूँ इस चीज़ को कि जब ये बात कही जाती है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बल्कि एक पार्टी जो रजिस्टर्ड भी नहीं है उसके महासचिव ये कहते हैं कि अचानक उनको आता है ख्वाब कि दो वर्ल्ड जो है उससे दिक्कत हो रही है। यहाँ पर स्कूल मर्ज हो रहे हैं, सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, बेरोजगारी, दुनिया भर की समस्याएं, लेकिन अचानक दो शब्दों से दिक्कत शुरू हो जाती है। हालांकि इससे पहले भी दिक्कत हुई थी, लेकिन अचानक एक पार्टी जो किसी पार्टी की नहीं है, जो ऐसे संगठन से है जो संगठन रजिस्टर्ड भी नहीं है, अचानक वो कहते हैं और पूरा मीडिया डिबेट शुरू कर देता है कि हाँ बिल्कुल हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए। तमाम मीडिया में ऐसा लगता है मुद्दा यही है और हम ग्राउंड पे जाते हैं, मालूम है देश का मुद्दा अलग है। ग्राउंड पे जो लोग हैं दुखियारे हैं, अलग मुद्दा। झारखंड में एक महिला अपने बच्चे को लेती है, भाग भाग कहते हुए उसकी बच्ची गोद में दम तोड़ देती है, कहीं पर मीडिया में इसका डिबेट नहीं है। पूरे मीडिया में एक चैनल मुख्यधारा मीडिया जो बोल रहा है, करोड़ों लोग प्राइम टाइम में लोग सुन रहे हैं, लेकिन वो क्या मुद्दा बोल रहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एक नागरिक के रूप में अगर हम सजग हैं तो इस पर भी बोलना बहुत आवश्यक है कि मीडिया जो दे रहा है, जो बोल रहा है, जो कंटेंट दे रहा है, वही लोग बात कर रहे हैं, वही चर्चा में, वही चाय की दुकान पे मीडिया क्या बोल रहा है, उसकी भी जिम्मेदारी सुनिश्चित करनी होगी कि जो मुख्यधारा मीडिया है वो किस तरीके की हेडिंग लगा रहा है, किस तरीके की बात कह रहा है। अभी साल भर पहले दिसंबर में जब याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई और इसको दो वर्ल्ड जो है पंथ निरपेक्ष और सोशलिज्म को हटाने की जब बात हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको याचिका को अस्वीकार कर दिया। उसके बाद आप न्यूज की हेडलाइन देखिए, समय नहीं है वरना यहाँ प्रेजेंट करके आपको बताता मैं किस तरीके की हेडलाइन, जिससे क्या अपराध हो गया कि याचिका कैसे अस्वीकार कर दी गई, ये देखिए याचिका अस्वीकार हो गई, तमाम चीजें इस तरह की बातें कही जा रही हैं। लेकिन आखिर इस वर्ड से दिक्कत क्या है? हमारे जो बुद्धिजीवी हैं, जो अतिथि हैं, वो बताएंगे आपको क्या दिक्कत है। लेकिन आप देखिए कि जो सोशलिज्म, जो समाजवाद है, अपने आप कितना महत्वपूर्ण है। जो लोग ये बात कह रहे हैं कि वो पहले से है, न्याय समानता और बंधुत्व है तो उसकी जरूरत नहीं है, आप समझिए कि वेलफेयर स्टेट के लिए कितना जरूरी होता है समाजवाद। जो समाजवाद है इसी वजह से गरीब तबका जो बिजली का उपयोग कर पा रहा है, प्राइमरी विद्यालय में पढ़ ले रहा है, वरना कहेंगे समानता तो है संविधान में। आइए कंपटीशन करिए आप, डीपीएस का लड़का फिर और प्राइमरी विद्यालय में पढ़ने वाला सरकारी स्कूल में लड़का कैसे कंपटीशन कर पाएगा? कहेंगे हम नौकरी निकाल रहे हैं, आइए आप करिए। तो ये जो समानता सोशलिज्म है एक विचार अपने आप में रखता है, जो एक वेलफेयर स्टेट, एक सेकुलर स्टेट, पंथ निरपेक्ष जो भावना है, उससे कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है कि लोग आकर के मुख्य धारा में जुड़ न जाएं। तो यहाँ पर भारत जैसे देश में सबसे ज्यादा जरूरी है कि ये पंथ निरपेक्ष और ये होना, ये शब्दों का होना जरूरी प्रस्तावना में क्यों जरूरी है? क्योंकि भारत जैसी विभिन्नता कहीं और दुनिया में हमको देखने को नहीं मिलती है। जो विभिन्नता यहाँ पर है, जो भाषाई स्तर पर देखें, हर जगह एक गोंडी भाषा है जिसमें कोई स्कूल नहीं है। महाराष्ट्र में स्कूल था, उसको बंद करने की बात चल रही है, कोई मीडिया चैनल उसके बाद में नहीं है, वो नहीं है। करोड़ों लोग भाषा गोंडी भाषा बोलते हैं। इतना बड़ा भारत है, इतनी विभिन्नता है, और यहाँ पर कोई एक वर्ड कहे कि सब लोग आइए और नौकरी निकाल दीजिए, नौकरी ले लीजिए। भाई कुछ लोग जो पीछे हैं उनके लिए अफर्मेटिव एक्शन चाहिए, किसी को जो है अलग से उसके लिए व्यवस्था करनी होगी कि मुख्य धारा में की लड़ाई लड़ने के लिए वो तैयार हो जाए, काबिल हो सके। अभी 18,000 के आसपास स्कूल को मर्ज करने की बात पूरे देश भर में हुई है प्राइमरी विद्यालयों में। आप देखिए वहां जो बच्चे पढ़ रहे होंगे कम्पीट कर पाएंगे? आप कहिए प्रस्तावना में समानता है, आइए आप लड़िए और जॉब ले लीजिए, कैसे ले पाएंगे? उनकी तैयारी नहीं है। तो जो अफर्मेटिव एक्शन है, तमाम संविधान और देश जो है की जो भावना है वो इसीलिए की गई है कि देश के हर वर्ग के लोग आए और अपनी वो लें।
लेकिन इसी के उस पर जो मीडिया जो है किस तरीके से इसकी हेडलाइन वो तय कर रहा है कि किसी पार्टी विशेष की मंशा क्या है, उसके अकॉर्डिंग हेडिंग तय हो रही है। तो ये भी बहुत ही बड़ा विषय है, मीडिया किस तरीके की हेडलाइन तय कर रहा है। हम जब समाज में जाएं, जैसे अभी बात हुई कि हम कराएंगे अपनी जगह, तो ये भी कराएं कि मीडिया की भी दिशा तय करें कि आपने हमारे मुद्दा नहीं, आप किसका मुद्दा उठा रहे हैं, आप देश की मीडिया आप किसकी बात कर रहे हैं। आप देश की मीडिया यहाँ पर जो है एक बच्ची मर रही है, उसका आपने लिया कि आपने आपकी न्यूज में कोई खबर नहीं आई, तो इस पे बात होनी चाहिए। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी जितनी 76 के बाद इस वक्त है उतनी कभी नहीं रही, उस पर कोई नहीं बात होती है, उस पर मीडिया चैनल डिबेट नहीं कराता है, क्योंकि लोग आकाओं की मंशा नहीं है। तो हम चाहते हैं कि हम एक नागरिक के रूप में ये सवाल उठाएं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। हम एक नागरिक हैं और इस देश की, भाई कहा जा रहा है विकास हो रहा है, ऊंची इमारत बन रही है, लेकिन जो देश है, जिस देश में ये ऊंची इमारत बन रही है, उस देश की संविधान और उसकी प्रस्तावना जो उसकी बुनियाद है उसको कमजोर करने का काम किया जा रहा है। क्या होगा इन ऊंची इमारतों का? जिस देश में ऊंची इमारतें बन रही हैं उसकी बुनियाद को कमजोर करने का काम किया जा रहा है। तो हम लोग यहाँ इसीलिए उपस्थित हैं यहाँ पे, और मैं निवेदन करूंगा कि हम आवाज उठाएं और बताएं कि ये जो सोशलिज्म है, जो पंथ निरपेक्षता इस भारत की विभिन्नता को प्रदर्शित करता है और इसका रहना बहुत जरूरी है, और इसके कानूनी पहलुओं को हमारे जो लोग मेहमान है बात बताएंगे। मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। बहुत शुक्रिया, आप सभी का आभार, और हम भारत के लोग आप सभी का आभार व्यक्त करता है, क्योंकि जरूरी है। प्रेम हॉस्पिटल एंड मॉड्यूलर टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर पिछले 30 वर्षों से निरंतर आपकी सेवा करते हुए अब और भी बेहतर रूप में बिजली बम्बा बाईपास पे भी स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, 24 घंटे इमरजेंसी एवं ICU, गायनेकोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिक्स, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, लेजर सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, इनफर्टिलिटी, पीडियाट्रिक्स, NICU, ट्रॉमा आदि एडवांस्ड सुविधाओं के साथ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। प्रेम हॉस्पिटल, इंस्पायरिंग हीलिंग, एम्पावरिंग लाइव्स, नियर शॉपरेक्स मॉल, बिजली बम्बा बाईपास, मेरठ।